धमाके की खबरों के बाद मातम के बीच बिहार में मतदान हो रहा है, बम्पर मतदान हो रहा है। आतंकवाद के मुद्दे पर भाजपा पूरी तरीके से फेल है, ये बात समझ में आ रही है। दिल्ली धमाके की खबरों के बाद हिंदू मुसलमान करने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन बिहार के वोटरों पर इसका फर्क नहीं पड़ रहा है। उनके जोश में इसका कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों, बिहार में जंगल राज की कहानियां सुना करके, बिहार के लोगों को डरा करके जो लोग वोट लेने की कोशिश कर रहे थे, बिहार के लोगों को अब समझ में आ गया है कि उनसे देश थमन नहीं रहा है। दिल्ली में हाहाकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात को धमाका होता है और सुबह सुबह भूटान के राजा का जन्मदिन मनाने के लिए भूटान चले जाते हैं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक सर हैं। केपी मलिक सर, दिल्ली धमाकों की खबरों के बाद अब क्योंकि बिहार में मतदान हो रहा है, सीमांचल इलाकों में मतदान है, जबरदस्त हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है, इसका आप चुनाव पर क्या असर देख रहे हैं? देखिए प्रज्ञा जी, सबसे पहली बात तो यह है कि चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, लगातार पिछले कुछ महीनों से उनका फोकस बिहार पे है। और आज ही नहीं, आप पहलगाम का हमला याद कीजिए। पहलगाम का हमला जब हुआ था, जब देश देख रहा था कि प्रधानमंत्री जी शायद स्पॉट पे जाएंगे, प्रधानमंत्री दो बातें वहां कहेंगे, लोगों के दिल को समझाने की बात करेंगे, प्रधानमंत्री जी विदेश से आके सीधे बिहार चले गए थे क्योंकि वहां चुनाव था। और आज जो है बिहार में द्वितीय चरण का चुनाव हो रहा है, अंतिम चुनाव है, तो प्रधानमंत्री जी का काम खत्म हो गया है। अब प्रधानमंत्री जी निकल गए विदेश दौरे पे। अब विदेश दौरे पे किस लिए गए हैं? वो भूटान के किंग को जन्मदिन की बधाई देने और एनर्जी की बड़ी डील करने गए हैं। आपको पता है वहां पे एनर्जी की डील होगी, और एनर्जी की डील किसके लिए होगी ये मुझे यहां किसी को बताने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है। तो प्रधानमंत्री जी दिल्ली के हमले को लेकर कितने सहनशील हैं वो उनके इस दौरे से पता चलता है। आज दिल्ली घायल है और हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश में जश्न मना रहे हैं। तो ये क्या देश का दुर्भाग्य है, जनता का दुर्भाग्य है, या प्रधानमंत्री जी का दुर्भाग्य है? ये सवाल पूछ रहा है देश। तो जिस प्रकार से आप चुनाव की राजनीति करते हैं, आपको चुनाव के अलावा और विदेशी डील के अलावा कुछ तीसरी चीज दिखाई नहीं दे रही है, तो ये जताता है कि आप कितने सेंसिटिव व्यक्ति हैं। आज तमाम चीजें आप देखिए, क्या वो सेना क्या सोच रही होगी? आपने तो ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर किया था और सीज फायर तोड़ दिया उन्होंने आपके घर में आके। तो क्या सीज फायर अभी टूट गया है? तो क्या ऑपरेशन सिंदूर जो आप कह रहे थे कि खत्म नहीं हुआ है तो दोबारा शुरू होगा, या हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे और वो हमारे घर में घुस घुस के हमें मारते रहेंगे? पहले कश्मीर में आए, अब दिल्ली में आ गए। दिल्ली में जो चांदनी चौक है, जो लाल किला है, चांदनी चौक दिल्ली का दिल है। चांदनी चौक दिल्ली का दिल है तो वो देश का दिल है। और जो लाल किला है वो भारत की अस्मिता का किला है, जहां पे हमारे देश का प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से सीना चौड़ा करके देश को एक संदेश देता है। और हमारी छाती चौड़ी हो जाती है कि हम लाल किले के मालिक हैं आज, और उसी लाल किले को घायल करने की कोशिश की जा रही है और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। जी केपी मलिक सर, उम्मीद थी देश के लोगों को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौके पर पहुंचेंगे, रात को घायलों से मिलने के लिए जाएंगे, लेकिन वो सुबह सुबह भूटान के राजा का जन्मदिन मनाने के लिए निकल गए। सर, उनको क्या भारत देश में कहीं मंच नहीं मिला संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए? भूटान में जाकर के वहां पर वो दिल्ली धमाके के लिए बोल रहे हैं, संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। एक बार हमको सुन लेना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने भूटान में जाकर के क्या कुछ कहा है। पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां
सर, जिस वक्त पर देश में रहना चाहिए था, देश के लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए था प्रधानमंत्री को, उनका दुख बांटना चाहिए था, इतना जरूरी था भूटान के राजा का जन्मदिन मनाना, इतना जरूरी था उनके समारोह में शामिल होना प्रधानमंत्री का, कि रात को राजधानी में हमला, इतना बड़ा धमाका हो जाता है और वो सुबह सुबह भूटान चले जाते हैं। पर सर, एक चीज और है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धमाके को लेकर के जो ट्वीट करते हैं वो अंग्रेजी में करते हैं ट्विटर पर, और जो चुनाव को लेकर के अपील करते हैं, आज सेकंड फेज का चुनाव है बिहार में, वो हिंदी में करते हैं। देखिए प्रज्ञा, अगर आप देखें जो प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता है, वो संवेदनशीलता आपको चाहे उनके ट्वीट में झलके चाहे उनके बोलने में झलके। अब आप ये कह रहे हैं, अभी आपने प्रधानमंत्री जी का संदेश सुनाया है कि प्रधानमंत्री जी पूरी रात संपर्क में रहे एजेंसी के, तो सोए कब थे? और सुबह उठ के तो आप चले गए, तो आप सोते नहीं है क्या? और आप संपर्क में थे तो आपने क्या पाया और आप क्या करने जा रहे हैं, ये तो आपने बताया नहीं। आप संपर्क में क्या कर रहे थे? प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ चुनावी रैलियां और प्रधानमंत्री जी सिर्फ एनर्जी डील, ये दो चीजें ध्यान में रखते हैं ऐसा लगता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी को देश की कुछ नहीं पड़ी है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण सवाल भी है और दुर्भाग्यपूर्ण ये अवस्था भी है। लेकिन देश की जनता जिस प्रकार से जो अपेक्षाएं प्रधानमंत्री या गृह मंत्री से करती थी, उस पर वो खरे नहीं उतर रहे हैं। आपको याद करना चाहिए, यही आज के प्रधानमंत्री कल के मुख्यमंत्री थे, और एक हमला हुआ था मुंबई में और ये पहुंच गए थे वहां मुख्यमंत्री बनके। इन्होंने क्या क्या नहीं कहा था वो याद कीजिए, आप एक विश्लेषण कीजिए, वो बाइट निकालिए। आज अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे प्रदेश का मुख्यमंत्री दिल्ली में आके कोई बाइट दे दे, कोई दिल्ली में आके इस पे कोई कह दे, तो आप उसको देशद्रोही घोषित कर देंगे। आप न जाने क्या क्या उसको बोलने लगेंगे, यानी कि सवाल भी ना पूछा जाए आपसे और आप चाहे जो मर्जी करें। और आज आप दूसरी चीजें हमें समझाने लगे। और आप याद कीजिए उसके बाद गृह मंत्री ने एक बाइट सुबह दी थी और थोड़ी देर 2 घंटे के बाद उन्होंने दूसरी बाइट दी तो कपड़े बदल के आ गए थे। शिवराज पाटिल गृह मंत्री थे देश के, और सिर्फ उनको इस बात पे इस्तीफा देना पड़ा था कि मीडिया ने नैरेटिव बना दिया था कि गृह मंत्री कपड़े बदलने में व्यस्त हैं और देश में इतना बड़ा हमला हो गया। वो प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, 1 मिनट में गृह मंत्री का इस्तीफा हो गया था, जवाबदेही थी उनकी। तो आज क्या किसी की जवाबदेही है? तो यहां सिर्फ फॉर्मेलिटी हो रही है, फॉर्मेलिटी के अलावा कर दो, जनता कोई पूछने वाली नहीं है। देखिए, जिस देश में आप मूर्खों को देशभक्त बना देंगे और समझदार लोगों को देशद्रोही बना देंगे, वहां यही होगा। इसमें कहीं ना कहीं जनता भी भागीदार है, जनता भुगते जाने। ये चीजें अभी घटेंगी नहीं, ये चीजें अभी बढ़ेंगी। आप देश के महामहिम केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी का सुनिए, आप जीतन राम मांझी की बाइट सर्च कीजिए और जीतन राम मांझी की बाइट सुनिए। वो देश के केंद्रीय मंत्री हैं और ये कह रहे हैं कहां दिल्ली में क्या हुआ, हमें तो पता ही नहीं है। अभी तक 12 से 13 घंटे बीत गए हैं और मंत्री जी को पता ही नहीं है क्या हो रहा है देश में। उनको ये भी नहीं पता कि प्रधानमंत्री जी वहां तस्तरी खाने चले गए हैं नेपाल में, उनको कुछ पता ही नहीं, वो हमें तो कुछ पता ही नहीं है। जब उनको बताया जाता है कि दिल्ली में हमला हो गया, बुला रहे अच्छा हमला हो गया, वो तो बहुत दिन से लगे हुए थे और अब सफल हो गए। वो बताइए, वो सफल हो गए, बताइए, कह रहे हैं अब हम इसमें क्या करें, वो सफल हो गए। मतलब अगर आप पाकिस्तान का हाथ मानते हैं हमले में, पाकिस्तान पहले कश्मीर में आपको बताता है, अपनी उपस्थिति जताता है, अब वो दिल्ली में आ खड़ा हुआ है और आप कह रहे हैं वो तो बहुत दिनों से लगे हुए थे, वो आ गए, हम क्या करें बताइए। तो ये स्थिति इस सरकार की है, ये स्थिति सरकार के मंत्रियों की है। क्या इनको पद पे बने रहने का हक है इस तरह के मंत्रियों को? ये देश चला रहे हैं। पहले ही बोल चुके हैं ना कि हमारे यहाँ त्याग पत्र नहीं होते हैं, ये तो रूल है इनका, नहीं होते त्याग पत्र भाजपा में, क्या कर लेंगे सर? चलिए, अब ये त्याग पत्र नहीं होता है तो जाने देश, और देश को तो ये भुगतना ही पड़ेगा जो चीजें की हैं। लेकिन ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है प्रज्ञा जी, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि देश को समझना चाहिए, चीजों को सोचना चाहिए, और आप इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते कि इस चीज का फर्क जो बिहारी लोग हैं उनके भी कहीं ना कहीं दिमाग में है, और जिस तरह से हम लोग आज आहत हैं, बिहार की जनता भी आहत है। देखिए, जो जोशो खरोश कल तक चुनाव में दिखता था, वो आज कहीं हमें, चाहे पोलिंग बूथ की जो खबरें आप देखें, चाहे वीडियोज आप देखें, उस तरह का जोशो खरोश लोगों में नजर नहीं। गमगीन है, पूरा देश गमगीन है।
आप ये देखिए, पहलगाम की घटना हुई थी कश्मीर में। लोग सोचते थे कि भाई कश्मीर सेंसिटिव प्रदेश है, कश्मीर बॉर्डर का एरिया है, कश्मीर में इस तरह की हरकतें होती रहती हैं, लेकिन वो दिल्ली में घुस के इस तरह से कर देंगे। हमारी एजेंसियां क्या सोई हुई हैं? अजीत डोभाल जी क्या कर रहे हैं? ये दिल्ली के दिल पे, हमारी छाती पे चढ़ के हमारी राजधानी में इस तरह की चीजें हो रही हैं। और डेरा डाले थे बिहार में सर। और सत्ताधारी दल के जो नेता है, सत्ताधारी दल के जो शीर्ष नेता है, सत्ताधारी दल के जो तमाम लोग हैं, वो जश्न में डूबे हुए हैं या चुनाव में व्यस्त है। वो तो इससे क्या क्या देश सोचे? तो इसलिए देश बहुत गमगीन है और देश को समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। इसलिए अब समझना होगा चीजों को, और आगे क्या निर्णय होता है, क्या चीजें निकलती है, अब किसका दबाव आता है, अब ऑपरेशन सिंदूर क्या करता है, बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। और क्या लोगों को प्रधानमंत्री जी सवाल पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? कहीं इसमें भी तो देशद्रोही नहीं ठहराए जाएंगे हम लोग? अगर हम सवाल पूछ रहे, कहीं हमें ही तो नहीं देशद्रोही बताने लगेंगे उनको छोड़ के जिन्होंने बम फोड़ा है? तो इसलिए यहाँ पे अधिक बोलना, अधिक सवाल पूछना भी दुर्भाग्यपूर्ण हो गया है। स्थिति बहुत खराब है देश की। जी सर, क्योंकि इस वक्त बिहार में मतदान हो रहा है और हमें उस पर भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि बम्पर मतदान हो रहा है, लोग घरों से निकल रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, क्योंकि सीमांचल के इलाकों में आज मतदान है और एक तरह का हिंदू मुसलमान का माहौल बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, आपको क्या लग रहा है इसका कितना फर्क पड़ रहा है चुनाव में? देखिए प्रज्ञा, अगर आप देखें, जो एक हमारा मीडिया है जिसको हम प्रिंट मीडिया और दूसरा मीडिया कहते हैं, पूरा नैरेटिव बनाने का कोशिश कर रहा है। और कई जगह से खबरें आ रही हैं, चाहे आप विश्लेषण करें दिल्ली के बम धमाके का। अब तो इसको बम धमाका कहने में कोई मुझे गुरेज नहीं होता है, क्योंकि ये कोई सीएनजी की या कोई इस तरह की विस्फोटक घटना नहीं है, ये सुनियोजित घटना है। इस घटना का विश्लेषण कर रहा है, आकलन कर रहा है और खुद ही रिपोर्ट दे रहा है। अभी कोई सरकार की तरफ से, ना किसी एजेंसी की तरफ से कोई घोषणा नहीं हुई है, कोई कुछ बताया नहीं गया है, कोई डिटेल नहीं आई है। नए नए अंदाज निकाल के ये पकड़े गए, वो पकड़े गए, और जानबूझ के उसमें नाम लेना, इस तरह से करना, तो कहीं ना कहीं एक माहौल बनाने की कोशिश मीडिया भी कर रहा है। वो किसके इशारे पे कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, या वो खुद ही सनसनीखेज इस तरह की स्थिति बनाना चाहता है? बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमें ये देखना होगा कि जिस प्रकार आज देश की जनता, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, और बिहार तो इसकी मिसाल है कि जहां पे सौहार्द इस तरीके का बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे बिहार में इसीलिए है कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी इंजेक्शन लगाए, पहले इंजेक्शन लगाए जंगल राज के, फिर इंजेक्शन लगाए दूसरे, तो वो इंजेक्शन से खड़ा ही नहीं हो पा रहा है हाथी जो गिरा हुआ है वहां। तो इसलिए वे नया इंजेक्शन लगाने की भी कोशिश और ये दिल्ली के धमाके को भुनाने की भी कोशिश होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत फर्क पड़ेगा। जनता ने जो अपना मन बना लिया था कल तक, जनता उसी पे वोटिंग कर रही है। लेकिन हाँ, उदास, निराश, हताश जरूर है जनता भी। और जनता को कहीं लगता है कि ये जिस तरह की चीजें हो रही हैं, चाहे वो पहलगाम का हमला हो, चाहे वो दिल्ली का हमला हो, इस तरह के हमले निंदनीय हैं। और ये हो क्यों रहे हैं? हमारी सरकार क्यों नहीं रोक पा रही है? हमारी एजेंसियां क्या कर रही हैं? जहां पे चप्पे चप्पे पे फोर्स लगी हुई हो और दिल्ली में आके इस तरह की घटनाएं हो जाएं, तो ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है देश का। और ये खाली देश के लोग किसी दूसरे प्रदेश के सोच रहे हो, बिहार के ना सोच रहे हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो बिहार में भी इस चीजों की चर्चा हो रही है। और मतदान पे कोई बहुत ज्यादा फर्क इस चीज का पड़ेगा मुझे नहीं लगता। मतदान जो है अपने जो नॉर्मल तरीका है उसी से होगा, और ये मामला शाम तक ठंडा हो जाएगा। और इलेक्शन होने के बाद में, अभी तो आपके शाम को जब आप पोल देखेंगे उसमें उत्साह देखने को मिलेगा आपको, और असली रिपोर्ट वहीं आएगी। चर्चा लोग ये भी कर रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग सही से नहीं कर पाई, तो भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे जा सकती है। अब सरकारी मशीनरी का उपयोग आप किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि नीतीश जी भी सरकारी मशीनरी के मालिक हैं, भारतीय जनता पार्टी भी उसमें शरीक है। और अब तो सम्राट चौधरी जी ने कह ही दिया कि नीतीश कुमार ने सबसे बड़ा धोखा भारतीय जनता पार्टी को दिया है। अब उनको याद आया, सम्राट चौधरी को रात को उनकी नींद खुली और उनको आकाशवाणी हुई और सुबह उनको याद आ गया। अभी तक उनको याद नहीं आया था इतने दिन से कि नीतीश कुमार उनको धोखा दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसी गरीब और सहनशील पार्टी को, इतनी अच्छी पार्टी को, नीतीश कुमार जैसे जो देशद्रोही हैं या उस तरह के नेता हैं, वो धोखा दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। ये पता ही नहीं था उनको।
ये सम्राट चौधरी को पता ही कल सुबह लगा है, रात को उनके सपने में आया, उन्होंने बता दिया पूरा चिट्ठा कि नीतीश कुमार किस तरह के धोखेबाज व्यक्ति हैं, किस तरह से उन्होंने राजनीति में धोखा दिया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और सम्राट चौधरी तो किसी को धोखा देते नहीं है, वो तो सत्य की राजनीति करते हैं, नैतिकता की राजनीति करते हैं, सिद्धांतवादी व्यक्ति खुद हैं वो। तो वो नीतीश कुमार को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, तो इस सर्टिफिकेट बांटने का आज के चुनाव पे कितना असर होगा ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आप समझ लीजिए। जी सर, 36-37% का मतदान हो चुका है। अभी का जो वोटर टर्नआउट है, आपको क्या लग रहा है कि इस तरह का वोटर टर्नआउट क्या कुछ कह रहा है और शाम होते होते ये कितना जा सकता है? नहीं प्रज्ञा, मुझे लगता है कि अगर इतना मतदान अभी तक हो गया है तो ये बढ़ेगा। मुझे लगता है कि जो पिछली बार मतदान हुआ था प्रथम चरण में, उससे ज्यादा अगर नहीं होता है तो उसके आसपास ही रहेगा। हालांकि उम्मीद कई लोग ये कर रहे थे, हम लोग भी उम्मीद कर रहे थे कि पहले चरण में जो मतदान हुआ उससे ऊपर ये फीसदी जाएगा, लेकिन अगर उतना भी होता है तो बड़ा संतोषजनक है, बड़ा अच्छा वोटिंग है। इस तरह से बिहार में वोटिंग होती रहती है। जिस पॉकेट में ये चुनाव हो रहे हैं वहां पे सेंसिटिव पॉकेट कई सारे हैं, कई सारे अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग पार्टियों के गढ़ हैं, तो इस तरह से चीजें हैं और बड़ा शांतिपूर्वक और धीमी गति से मतदान चल रहा है, तब ये 36% के लगभग हो गया है। अगर इसमें तेजी आएगी तो ये बढ़ जाएगा। जी केपी मलिक सर, क्योंकि आज बिहार में चुनाव का दिन है और तमाम टीवी से हम देख रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी घटना हुई है दिल्ली में और इन खबरों, बिहार के चुनाव की खबरें बहुत कम देखने को मिल रही है और हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम उन सभी खबरों को दर्शकों तक पहुंचाएं, उन सभी बातों को पहुंचाएं, क्योंकि बिहार का चुनाव भी महत्वपूर्ण है। आपको क्या लग रहा है कि ये दूसरा चरण किसकी तरफ जाता हुआ दिख रहा है? क्योंकि एक रात पहले ही राहुल गांधी ने, तेजस्वी यादव ने, पवन खेड़ा ने, ये तमाम विपक्षी लोग ये आरोप लगा रहे थे कि अमित शाह रातों रात खेल करने की कोशिश कर रहे हैं, चुनाव पलटने की कोशिश कर रहे हैं, अधिकारियों को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि क्या खेल हो चुका होगा या फिर कुछ काम नहीं आने वाला बिहार में? देखिए प्रज्ञा जी, मैंने आपको पहले ही बताया है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अगर वो सफल होती है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो सफलता हासिल कर लेगी, और अगर वो सरकारी मशीनरी पूरी तरह से प्रयोग नहीं होती है, उसमें सरकारी मशीनरी का प्रयोग आप समझेंगे तो उसमें राज्य की जो सरकारी मशीनरी है और केंद्र की सरकारी मशीनरी है, दोनों को समझना होगा। और आपको ये समझना होगा कि जो बिहार की सरकारी मशीनरी है वो कितना सपोर्ट कर रही है। तो वो बहुत अधिक सपोर्ट नहीं कर पा रही है, क्योंकि वहां के जो लोकल नौकरशाह हैं वो जानते हैं कि नीतीश कुमार इतने कमजोर नहीं है कि उनको इतनी आसानी से बाहर किया जा सके। और अगर उन्होंने कुछ गड़बड़ी की और नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बन के आ गए तो उनकी स्थिति क्या होगी। इसलिए बहुत ज्यादा बिहार की मशीनरी यूज होगी, मुझे इस पर संशय है। लेकिन अगर आप दिल्ली की मशीनरी की बात करें, चाहे वो चुनाव आयोग हो, सीबीआई हो, ईडी हो, उसका तो प्रयोग आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से चल रहा है। और आपको कड़ी भी कितनी बढ़िया जुड़ रही है कि जो आज हमारे चीफ चुनाव आयुक्त हैं, वो तो कुछ दिन पहले तक सेक्रेटरी थे हमारे चाणक्य जी के, तो वो तो बड़ा आसान है उनके लिए। तो बहुत सारी चीजों की कोशिश हो रही है, लेकिन देखना होगा और ये डिपेंड करेगा कि आपका अंतर कितना है दोनों में, महागठबंधन के कैंडिडेट का और एनडीए के कैंडिडेट का, गठबंधन के उम्मीदवार का डिस्टेंस कितना है आपस में, वो डिपेंड करेगा कि कुछ गड़बड़ी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। अगर गैप बहुत ज्यादा होगा तो कोई एजेंसी हो, कोई सरकार हो, कोई मशीनरी हो, कुछ नहीं कर सकती। और जहां गैप कम होगा उसमें थोड़ा बहुत चीजें हो जाती हैं चुनाव में। वो खाली आज ही हो रही हैं ऐसा नहीं है, वो तो लगातार होती रही है, चाहे पीछे किसी का भी टाइम रहा हो, चाहे वो कांग्रेस का टाइम हो, चाहे वो किसी तीसरे राजनीतिक दल का टर्म हो। आज भारतीय जनता पार्टी में थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है ये हम कह सकते हैं, लेकिन ये चीजें चलती रहती हैं। लेकिन एक आटे में नमक के जैसा होता है, आप पूरी तस्वीर पलट देंगे और कुछ नहीं होगा ऐसा नहीं है। क्योंकि आपके सामने उदाहरण है हरियाणा का, कि जहां पे थोड़ा सा मत फीसदी चेंज करने से, थोड़ी सी इधर उधर करने से एक पार्टी की सरकार हट गई, दूसरी की बन गई। उस तरह से आप देख रहे हैं जहां कांग्रेस की दावेदारी थी वहां कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाई। जबकि मत फीसद की बात करें तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी वहां बीच में घुसती नहीं और इतना वोट नहीं लेती तो शायद कांग्रेस की सरकार आज वहां होती। और यही तरीका अगर आप उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में देखें कि जिस प्रकार से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं हो पाया पूरे तरीके से, तो वहां परिस्थितियां बदल गई। आपने देखा
और उसमें ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नुकसान हुआ। तो सरकारी मशीनरी में एक लिमिट तक प्रयोग होती है, उसको आप बिल्कुल ही टूल की तरह यूज कर लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। तो बिहार में मुझे ऐसी संभावना नजर नहीं आ रही है। इसीलिए तो परेशान है चाणक्य, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी परेशान है। अगर सारी चीजें आसान चल रही होती तो इनको परेशान होने की जरूरत नहीं होती। आप मुझे बताइए, क्या चाणक्य इस तरह से हड़बड़ाहट में कभी आपने हरियाणा में, मध्य प्रदेश के चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में या उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में इनको हड़बड़ाहट में देखा है? ये बड़े कॉन्फिडेंट रहते हैं। दिल्ली में कितने कॉन्फिडेंट थे? तो इसलिए बिहार में इतने कॉन्फिडेंट इसलिए नजर नहीं आ रहे हैं कि नीतीश कुमार इनसे अलग हो गए और वो एक थर्ड फ्रंट की तरह चुनाव लड़ रहे हैं। तो वो बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को करता दिख रहा है, और यहाँ पे इसीलिए भारतीय जनता पार्टी गिरी हुई है। और जिस पॉकेट में आज चुनाव हो रहे हैं वहां भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज्यादा असर ज्यादा क्षेत्रों में मुझे दिखाई नहीं देता। कुछ इक्का दुक्का 2-3 कुछ इस तरह की सीटें होंगी जहां पे भारतीय जनता पार्टी कुछ अच्छा कर सकती है, लेकिन बहुत बढ़िया जहां असर है और लगता है कि एक तरफा मामला है, ऐसा मुझे कहीं दिखाई नहीं देता। जी सर, मेरी नजर अभी टीवी पर है, मैं टीवी मीडिया में देख रही हूँ सामने गोदी मीडिया, और उसमें हालांकि दिल्ली धमाके के साथ साथ बिहार चुनाव की रिपोर्टिंग्स भी दिखनी चाहिए थी, लेकिन वो गायब है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण हमको सामने दिख रहा है। सर, ये तो पहली बार देखने को मिल रहा है, हर जगह चल रहा है कि प्रधानमंत्री बड़े भावुक मन से भूटान गए हैं, लेकिन ये पहली बार है जब घर में लोगों की मौत हो और घर का मुखिया भारी मन से दूसरे का जन्मदिन मनाने के लिए विदेश निकल गया। तो प्रज्ञा जी, ये जो भारी मन से गए हैं जश्न मनाने, ये तो टल भी सकता था। ये तो भाई भारत में इतना बड़ा बम विस्फोट हुआ, उसको कह के आप पोस्टपोन भी कर सकते थे, लेकिन ये करते नहीं है ना पोस्टपोन। जैसे आपने कहा कि ये इस्तीफा देते नहीं है, चाहे कितनी बड़ी घटना हो जाए। चाहे आप तो रोग रेलवे की बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, रेलवे में बड़े बड़े लोग हादसे होते हैं, अब तो लोगों ने सोचना या कहना भी बंद कर दिया है। अभी पीछे इतना बड़ा रेल हादसा हुआ, किसी ने इस्तीफा मांगा ही नहीं रेल मंत्री का, बोला क्यों टाइम खराब करें, ये तो देंगे ही नहीं। तो ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं। कैसा है सर, बड़े भारी मन से नरेंद्र मोदी भूटान गए हैं, लगातार चला रहा है, हम हेडलाइंस देख रहे हैं, भारी मन से भूटान आया हूँ, भारी मन से भूटान आया हूँ। अरे आपका मन इतना भारी था, आप इतने द्रवित थे, इतने दुखी थे, तो आप क्यों गए? मना कर देते, आप नहीं जाते, आप बताते वो कि हमारे देश के लोगों की जान गई है, हम उनके साथ खड़े हैं। अभी तक ये पता नहीं चल पाया सर, 16-17 घंटे हो रहे हैं कि आखिर ये हमला हुआ कैसा है। ये आतंकी हमला है, ये एलपीजी हमला है, ये सीएनजी हमला है, ये कौन सा हमला है, किसी और तरीके से हमला किया गया, बोल ही नहीं रहे, पता ही नहीं चल पाया सर अभी तक कुछ। प्रज्ञा जी देखिए, ये तो मैंने आपको पहले कहा कि कितने सेंसिटिव हैं ये मामले को लेकर। ये अपना चुनाव खत्म हो गया, विदेशी दौरे शुरू हो गए हैं, और गोदी मीडिया को जो स्क्रिप्ट दे दी जाती है वो उसको पढ़ देते हैं, उसको चला देते हैं, वही सारी चीजें हैं। अब आप ये दिल्ली धमाके की खबरें पूरा दिन चलेंगी और बिहार के चुनाव को एक हिसाब से इग्नोर किया जाएगा, फॉर्मेलिटी के लिए बीच बीच में थोड़ा बहुत दिखा दिया जाएगा। ये एक हतोत्साहित करने की मीडिया की कोशिश होती है, और मीडिया काफी हद तक उसमें सफल होता है। लेकिन आपको ये देखना होगा कि अगर यही मीडिया सारा काम कर ले, यही सारी चीजें कर ले, तो फिर हमारे आपकी जरूरत नहीं है। आज हमें और आपको लोग जितने देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर ये गोदी मीडिया ठीक से काम कर रहा होता तो आपके कोई व्यूअर नहीं होते। कोई लोग आपको इतनी आसानी से, आज लाखों लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो ऐसे नहीं सुनते। गोदी मीडिया की गिरावट जो आई है, जो मीडिया में गिरावट आई है, और बड़े बड़े संस्थानों में आई है जिसको आप सोच नहीं सकते। जो देश के बड़े मीडिया संस्थान है वो इस तरह का आचरण कर, सुरक्षित हाथों में है। सॉरी, देश सुरक्षित हाथों में है। नहीं, देश तो सुरक्षित हाथों में है ही। देश कोई किसी एक व्यक्ति से नहीं चलता है, देश में तमाम एजेंसियां हैं, तमाम हमारी जाबाज सेना है, तो देश तो सुरक्षित हाथों में, देश को कोई चिंता नहीं है। लेकिन देश के कर्णधार कौन है? देश के कर्णधार को भी तो देखना होगा ना, जिनके हाथों में गलती से रिमोट है, वो बच्चे खिलौने की तरह तो यूज नहीं कर रहे हैं उसको। ये सारी चीजें सोचने वाली बातें हैं। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इस पर टिप्पणी करना, कहना, मैं खुद आहत हूं, मैं दिल्ली में रहता हूं, और कल इस धमाके से चंद दूरी पे हम थे। दिन में हम लोग अपने
लुटियस जोन में थे, तमाम जहां केंद्रीय मंत्रालय है, पार्लियामेंट है, तो दूसरे तमाम मंत्री के राष्ट्रपति भवन है, प्रधानमंत्री का खुद का घर है, वहां पे भी हम अगर दिन में देख रहे थे तो हमें कोई बहुत मुस्तैदी या सुरक्षा कर्मी इस तरह से कर रहे हो और हाई अलर्ट हो, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। मैं कई मंत्रालयों में गया हूं कल। तो ये जताता है कि आप ढुलमुल रवैये से ढुलमुल कर रहे हैं और आप सिर्फ और सिर्फ चुनावी और दूसरे अपने उसको बढ़ाने के, रुतबे को बढ़ाने के लिए, जश्न मनाने के लिए ही आप काम कर रहे हैं। देश को बहुत सीरियसली आप ले रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप हर चीज को कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और धीरे धीरे ये चीजें एक्सपोज हो रही हैं, तो इसलिए इस पर बहुत ज्यादा। सर, दूसरा चरण किसके पक्ष में जा रहा है? जल्द से एक बार इस पर चर्चा कर ले, फिर हम बता। देखिए प्रज्ञा, अभी ये कहना कि किसके पक्ष में जा रहा है, किसके पक्ष में नहीं जा रहा है, ये कहना तो ठीक नहीं है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि महागठबंधन बढ़त बनाए हुए है। वो प्रथम चरण में भी बढ़त बनाए हुए था और द्वितीय चरण में भी वो बढ़त बनाए हुए है, और वो बढ़त उसकी बरकरार रहेगी। इस तरह की खबरें मेरे पास है। मेरी सुबह से 2-3 पत्रकारों से बिहार में बात हुई है, उन्होंने यही कहा है कि चुनाव भले ही बहुत ज्यादा हो हल्ला ना हो, लेकिन साइलेंस जो वोटर है वो अपना काम कर रहा है और नतीजे चुनाव के बहुत अच्छे आएंगे, इतना ही लोग बता पा रहे हैं। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। तो बिहार में जो कुछ हो रहा है, बम्पर मतदान हो रहा है, लोग घरों से निकलकर मतदान कर रहे हैं, उस पर हम बात कर रहे थे। और साथ ही साथ दिल्ली में जो कुछ हुआ है वो बेहद दुखद है। उल्टा चश्मा यूसी की पूरी टीम, जिन लोगों ने अपने परिवारों को खोया है, उनके साथ है। ईश्वर उनको शक्ति दे, हिम्मत दे इतना बड़ा दुख सहने का, और जो घायल हैं ईश्वर उनको जल्दी स्वस्थ करे। चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।